हाँ जी दोस्तों, अब आगे बात आती है हमारे पास मीटिंग्स के ऊपर। अब ये वो चीज थी जो हमने सीक्वेंस में होना चाहिए था, लेकिन उसको हमने छोड़ दिया था ये कहते हुए कि पहले प्री रिक्विजिट्स को समझेंगे। उसके अंदर काफी सारी बेसिक टर्म्स है वो हमें समझ में आएगी, वोटिंग के रिगार्ड में समझ में आएगा, नोटिस के रिगार्ड में समझ में आएगा। और वो सारी चीजें जब हम समझ लेंगे उसके बाद आएंगे हम मीटिंग्स के ऊपर। तो अब फाइनली आ गए हम मीटिंग्स के ऊपर, जहां पे हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 96 से लेके सेक्शन नंबर 100 तक। एंड उसके साथ एक सेक्शन और है हमारा सेक्शन नंबर 121, वो भी इसके साथ ही जुड़ जाता है, जो कि एजीएम से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स हमने देख लिया। उसके बाद जब हम मीटिंग्स में आते हैं तो हमें पता लगता है कि भैया मीटिंग्स जो होते हैं वो कितने टाइप की होती है, दो टाइप्स की होती है। एक जनरल मीटिंग जिसको कहते हैं हम एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको कवर किया जाता है सेक्शन नंबर 96 के अंदर, और दूसरा जनरल मीटिंग होता है जो कि कहलाता है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो कि कवर किया जाता है सेक्शन नंबर 100 के अंदर। ठीक है, अब जो हम फिलहाल अभी बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 96 की, और फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस आएंगे, देन जाके फिर सेक्शन नंबर 100 आएगा। दोनों ही सेक्शन बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 96 एनुअल जनरल मीटिंग। नाम से पता लग रहा है वो जनरल मीटिंग जो आपको हर साल करवानी होती है, मतलब हर एक कंपनी को ये मीटिंग जो है वो हर साल करवानी होती है। और आपने पीछे देखा था कि एनुअल जनरल मीटिंग में जनरली क्या क्या चीजें डिस्कस की जाती है, जो भी सारी चीजें ऑर्डिनरी बिजनेस में कवर होती है वो चीजें तो डिस्कस होती ही है हर साल एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर। तो क्या कहता है इसका सबसेक्शन 1? सबसेक्शन 1 कहता है कि भैया हर एक कंपनी को एजीएम करवाना जरूरी है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, लेकिन ओपीसी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। जब हम सेक्शन नंबर 122 देखेंगे तो हमें पता लगेगा ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कि ओबीसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। पर 96 का खुलासा तो इन्होंने यही कर दिया कि हर एक कंपनी को एजीएम करवाना जरूरी है, लेकिन ओपीसी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होती। और ये एजीएम जो करवाया जाएगा ये कब करवाया जाएगा? ये हर साल करवाया जाएगा। और जो 2 एजीएम होंगे, मतलब 2 साल में जो एजीएम होगा उसके बीच का गैप जो है वो 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये चीज थोड़ी सी समझ यहां पे नहीं आती कि ये 15 महीने क्या समझ में आ रहा है। इस चीज को आप फिलहाल थोड़ा सबर कर लो 2-3 मिनट का, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि 15 महीने का क्या लॉजिक है। बट फिलहाल ये ध्यान रखना है हर एक कंपनी को हर एक साल एजीएम करवाना है और 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है कि भैया आपने देखा कि भैया सेक्शन 101 के अंदर नोटिस दी जाती है। नोटिस जो दी जाती है, अगर कोई भी नोटिस आप एजीएम के रिगार्डिंग में दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको उस नोटिस के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो मीटिंग बुलवाई जा रही है कौन सी बुलवाई जा रही है, दिस इज एनुअल जनरल मीटिंग। तो वो नाम को आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बात आती है पहली एजीएम को और अदर देन फर्स्ट एजीएम की। फर्स्ट एजीएम का मतलब क्या हुआ? जिस साल कंपनी बनती है, तो कंपनी जब बनती है तो ऑब्वियस बात है कभी ना कभी उसका पहला एजीएम होगा। तो जो कंपनी हमारी इनकॉर्पोरेट होती है किसी भी डेट पे किसी भी साल के अंदर, उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फायदा दिया जाता है। क्या फायदा दिया जाता है कि उसको कहा जाता है कि जो भी साल में आपकी इनकॉर्पोरेशन हुई वो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा 31 मार्च को, उसके 9 महीने के अंदर अंदर आप पहला एजीएम कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो अगस्त 2020 में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, अगस्त 2020 में, तो इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021। उसको क्या कहा गया कि आप 31 दिसंबर 2021 से पहले पहले या 31 दिसंबर 2021 तक आप अपनी एजीएम को करवा सकते हो, वो वैलिड माना जाएगा इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम। लेकिन उसके बाद से जो आपका अगला पॉइंट आएगा कि अदर केसेस में क्या होगा कि जब आपका साल खत्म होगा उसके 6th मंथ के अंदर अंदर आपको अपनी एजीएम कंडक्ट करवानी होती है। मतलब 31 मार्च के बाद 6 महीने, मतलब 30 सितंबर से पहले पहले आपको एजीएम करवा लेनी होती है। फिर बात आती है कि भैया जिस साल इनकॉर्पोरेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है उस साल तो कोई एजीएम नहीं होगी ना। अगर 20-21 में कोई इनकॉर्पोरेशन हुआ तो उसकी पहली एजीएम कब आएगी? आपकी 21 के दिसंबर में, मतलब 21-22 वाले साल में आ गई। मतलब 20-21 वाले साल जिस साल में इनकॉर्पोरेशन होगा उस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी एजीएम कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी। फिर यहां पे एक रजिस्ट्रार की पावर दी गई, क्या कि रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो 3 महीने का एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है अगर कोई भी स्पेशल रीजन है तो। मतलब कोई भी कंपनी ऐसी जिसको 30 सितंबर तक एजीएम करवाना था वो नहीं करवा पाई और वो रिक्वेस्ट करेगी रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार एक्सटेंशन दे सकता है मैक्सिमम कितने का? 3 महीने का। लेकिन ये जो एक्सटेंशन दिया जाएगा ये फर्स्ट एजीएम के केस में नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट एजीएम में आपको ऑब्वियसली पहले से ही एक्सटेंशन मिला हुआ है, 9 महीने का टाइम दिया गया है, तो उसमें फर्दर रजिस्ट्रार आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन अदर देन फर्स्ट एजीएम बाकी एजीएम में प्रोवाइड कर सकता है। तो अब आप जरा समझो इस चीज को। जो 15 महीने वाली कहानी पीछे आई थी वो बेसिकली क्या थी कि एक एजीएम हुई 30 सितंबर 2020 में, तो अगली एजीएम जो होगी वो कब होगी? 30 सितंबर 2021 में। ऐसी 30 सितंबर 2022 में। तो जनरली इसके बीच में गैप जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 12 महीने का गैप आ रहा है, या उससे कम भी आ सकता है। कम आने का मतलब क्या हुआ? इस साल हमने 30 सितंबर 2020 में कर लिया, अगली बार हम 31 जुलाई 2020 में ही कर लें। पॉसिबल है, 6 महीने के पहले करनी कभी भी की जा सकती है, लेकिन 12 महीने से कम हो सकता है। मतलब
अब अगर सपोज करो इस साल 30 सितंबर 2020 में हुआ है, अगले साल 30 सितंबर 2021 में नहीं होता, कोई भी दिक्कत आई, कोई भी स्पेशल रीजन था और रजिस्ट्रार ने हमें 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया, तो वो जाके कब होगा? 31 दिसंबर 2021 में। जब आप इस बीच का गैप देखोगे तो वो गैप कितना बनेगा? 15 महीने का। क्या लेकिन किसी भी सिनेरियो में 15 महीने से ज्यादा का गैप हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रार जो आपका एक्सटेंशन दे सकता है वो मैक्सिमम कितना दे सकता है? 3 महीने का। तो किसी भी सिनेरियो में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, कम का हो सकता है, ये चलेगा। तो कम के लिए तो कोई प्रोविजन है नहीं, तो इसलिए वो वाला पॉइंट ऊपर लिखा हुआ था कि 2 एजीएम के बीच में 15 महीने का गैप, 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, नहीं पॉसिबल है। नाउ जो छोटे छोटे एग्जांपल है, फिर इसके बाकी के प्रोविजंस और आएंगे आपके पास। तो पहला एग्जांपल कहता है क्या कि अबे प्राइवेट लिमिटेड क्लोज करते हैं फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2018 को, अकॉर्डिंगली द सेक्शन 96(1) ऑफ द एक्ट द कंपनी शुड होल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग 17-18 का कब? 30 सितंबर 2018 को, अनलेस की एक्सटेंशन मिला हो आरओसी। तो सिंपल एग्जांपल बता दिया गया, क्वेश्चन में ही आंसर कवर हो गया। आगे, अब्रुश लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड हुआ 11 दिसंबर 2016 को, तो इनको अपनी पहली एजीएम कब करनी होगी? तो 11 दिसंबर 2016 इनका साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2017 को। उससे 9 महीने और जोड़ लो, मतलब 31 दिसंबर 2017 को इनको अपनी एजीएम कंडक्ट करनी होगी, उससे पहले पहले। ठीक है जी। आगे सबसेक्शन 2 आता है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि भैया एजीएम जो किया जाएगा वो कब किया जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस आवर्स में किया जाएगा। बिजनेस आवर्स को क्या बताया गया है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर? बताया गया है 9 AM से 6 PM तक जो होता है हमारा बिजनेस आवर्स होता है, इस टाइमिंग के बीच में ही आप अपना एजीएम कंडक्ट करा सकते हो। और जिस दिन आप एजीएम कराओगे वो आपका नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए, मतलब कि नेशनल हॉलिडे को छोड़ा गया है, बाकी कोई और त्योहार छोटे मोटे जो होते हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। नेशनल हॉलिडे का मतलब क्या है वो एक्सप्लेनेशन में बाद में आएगा, जहां पे आप देखोगे नेशनल हॉलिडे का मतलब होता है वो हॉलिडेज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉलिडेज जो होती है उसको ही माना जाता है नेशनल हॉलिडे। स्टेट गवर्नमेंट की कई सारी हॉलिडेज होती हैं जिनको आप नेशनल हॉलिडे नहीं मानोगे, तो मतलब जिस दिन भी आपकी एजीएम होगी वो नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए। अब एजीएम कहां पे करवा सकते हैं? तो हम रजिस्टर्ड ऑफिस में भी करवा सकते हैं एंड कोई और जगह भी करा सकते हैं, लेकिन वो जो जगह होगी, कोई और जो प्लेस होगा वो उसी सिटी में होना चाहिए जिस सिटी में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। सपोज करो दिल्ली में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो हमारा मन है कि हम किसी 5 स्टार होटल में अपना एजीएम कंडक्ट कराएं, तो हम वो करवा सकते हैं, लेकिन वो जो होटल होना चाहिए वो कहां होना चाहिए? दिल्ली में ही होना चाहिए और कहीं नहीं अलाउड होगा। ठीक है जी, ये चीज समझ में आती है। फिर बात आती है कि भैया अनलिस्टेड कंपनी की बात करें, तो अनलिस्टेड कंपनी जो है वो किसी भी जगह करा सकती है पूरे इंडिया में, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी को क्या छूट दी गई कि अनलिस्टेड कंपनी जो है वो अपनी एजीएम पूरे इंडिया में कहीं भी करा सकती है, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा? सारे मेंबर्स से एडवांस में राइटिंग में एक कंसेंट मंगवाना पड़ेगा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि अगर हमारे 100 मेंबर है तो उन 100 मेंबर से मीटिंग करने से पहले पहले राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए हमें एक कंसेंट लेटर चाहिए होगा, जिससे कि वो ये कहें कि आप मीटिंग यहां करो चाहे वहां करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम आ जाएंगे, या अगर हम नहीं आ सकते तो हम कहीं नहीं आएंगे, एज द केस में भी। तो ये चीज भी की जा सकती है अगर कंसेंट मिल जाता है अनलिस्टेड कंपनी को, तो वो किसी भी जगह पे इंडिया के अंदर लेकिन वो अपनी एजीएम को कंडक्ट कर सकती है। ना फिर बात आती है कि भैया इनकी जितनी भी यहां पे रेस्ट्रिक्शंस आ रही है सबसेक्शन 2 की ना, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, तो चाहे तो इस रेस्ट्रिक्शन को वो छूट दे सकता है। छूट देने का मतलब कि वो चाहे तो कहते हैं नेशनल हॉलिडे में करा लो, किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए करवा सकते हैं जी। टाइमिंग की छूट दे दे, बिजनेस आवर्स में कुछ रिलैक्सेशन दे दे। द थिंग इज कि किसी भी टाइप की रिलैक्सेशन, किसी भी टाइप की छूट, एग्जेम्पशन दी जा सकती है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किस सबसेक्शन में? इस सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर। तो ये एक और पावर यहां पे छोड़ दी गई है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एक्सप्लेनेशन था ये, मैंने आपको पहले समझा दिया। नाउ 2 एग्जाम्पशन आएगी यहां पे। नंबर 1 एग्जाम्पशन आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी, और दूसरी एग्जाम्पशन आती है आपकी सेक्शन 8 कंपनी। पहले सेक्शन 8 कंपनी को देख लेते हैं। सेक्शन 8 कंपनी के लिए क्या एग्जाम्पशन है? उनको कहा गया कि जो आपकी एजीएम है उसका टाइम, डेट, प्लेस क्या होगा वो आपका बोर्ड डिसाइड करेगा। इस सेक्शन के जो प्रोविजन है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब कि जो भी सेक्शन 8 कंपनी का बोर्ड है हमारा, वो बोर्ड जो भी डिसाइड करेगी किस टाइम में करना है, किस डेट पे करना है, किस प्लेस में करना है, वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके से एग्जाम्पशन दे दी गई। उनको कहा गया कि भैया आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई ही नहीं होगा, आप किसी भी डेट, टाइम, प्लेस में कर सकते हो। कौन सा सेक्शन अप्लाई नहीं होगा? सेक्शन 96 तो अप्लाई होगा, सब सेक्शन नंबर 2 अप्लाई नहीं होगा, उसकी छूट दी जा रही है यहाँ पे। चलिए ना, फिर अब छूट दी गई है तो ऑब्वियसली बात है, जब भी छूट दी जाती है तो आपसे क्या कहा जाता है कि आपने कोई भी डिफॉल्ट ना करा हो, किसके अंदर? फाइलिंग के अंदर। फाइलिंग कौन सी? सेक्शन 92 की और सेक्शन 137 की।
नाउ फिर बात आती है एग्जामिशन किसको मिलेगी, गवर्नमेंट कंपनीज को भी मिलेगी। गवर्नमेंट कंपनी को क्या एग्जामिशन मिली है, प्लेस को लेकर एग्जामिशन मिली है। मतलब उनको ये तो कहा गया बिजनेस आवर्स होना चाहिए, ठीक है जी, नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है या फिर कोई और प्लेस ऐसा हो सकता है, लेकिन वो विद इन उसी स्टेट होना चाहिए जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये भी ठीक है जी। लेकिन फिर यहाँ पे एक एडिशनल छूट क्या दे दी गई कि सच अदर प्लेस एज दी सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव इन दिस बिहाफ। मतलब कि वो किसी और प्लेस पे भी करा सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे दे तो ये पॉइंट इनके पास एक और एडिशनल आ गया। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एग्जामिशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से प्लेस को चेंज कर सकती है। लेकिन अगेन एग्जामिशन तभी मिलेगी जब उस गवर्नमेंट कंपनी ने क्या ना करा हो। मतलब ये जो एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन वगैरह है, इसका बेनिफिट तभी मिलेगा उस गवर्नमेंट कंपनी को जब उन्होंने क्या नहीं करा हो, किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग। फाइलिंग कौन सी, सेक्शन 92 और सेक्शन 137 की। चलिए, तो ये सारी बातें थी आपके सेक्शन नंबर 96 से रिलेटेड। अब आगे यहाँ पे कंटिन्यू हो जा रहा है 97, 98 की प्रोविजंस, उसको अपन देखेंगे सेपरेट पार्ट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर अपने को 3 सेक्शन कवर करना है, 4 सेक्शन कवर करना है, बल्कि 97 भी लेना है, 98 भी लेना है, 99 भी लेना है, एंड अलॉन्ग विद दैट सेक्शन 121 भी कवर करना है, जो कि रिलेटेड है एजीएम की रिपोर्टिंग के लिए, सब स्पेसिफाइड कंपनीज कह लो कि लिस्टेड कंपनीज के लिए। ठीक है, चलिए तो उसको हम सेपरेटली कवर करते हैं। फिलहाल इस एजीएम को सेपरेट रहने देते हैं।